अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 6 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बेटे, पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है। इज दैट क्लियर? जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बेटे फौरन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 13.2.3 नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में आपको पता है रहते हैं। फ्रेश वाटर पढ़े हमने, मैरीन पढ़े, टेरेस्ट्रियल पढ़े। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उनके जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, उसकी नेचर भी बेटे डिफरेंट होती है। यानी कि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, ऑल हैव डिफरेंट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। In many animals, osmoregulation is coupled with the removal of metabolic waste from the body. The nitrogenous waste, for example, ammonia, urea, uric acid, are the main metabolic waste. These waste are excreted as water solute. The animal of different types of habitat excrete different form of nitrogenous waste. For example, number 1, ammonia, NH3. It is produced when amino group NH2 is removed from amino acid and nucleic acid and is combined with hydrogen to form ammonia in the liver. Ammonia is highly toxic and so it is excreted rapidly. 1 gram of ammonia requires 500 ml of water to dissolve it to non-toxic level. Such plenty of water can only be afforded by freshwater animal. For example, most fishes, protozoans, sponges, coelacanths. The marine animal excrete ammonia directly into the water. Animal which excrete ammonia as their major nitrogenous waste are called aminotalic. Number 2, urea. As the terrestrial animals face the challenge of conserving water, they cannot afford to excrete ammonia. With a plenty of water, they convert ammonia to urea in their liver and then excrete urea through kidneys. Urea is less toxic than ammonia. 1 gram of urea requires 50 ml water to dilute it to the non-toxic level. The animals which excrete urea as their major nitrogenous waste product are called यूरियोटैलिक। इसको अंडरलाइन करें, इसको भी अंडरलाइन करें, ठीक है। नंबर 3 इज यूरिक एसिड, C5H4N4NO3. Some animals such as insect, desert animal, birds and most reptiles face an extreme water conservation challenges due to the aridation of their environment. They cannot afford to even excrete urea. They convert ammonia to uric acid by using lot of energy. Uric acid is less toxic than urea. It is less soluble in water and make precipitates. 1 gram of urea requires just 1 ml of water for its excretion. The animals which excrete uric acid are called uricotalics. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। पीछे आए बेटे, मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की, डैट इज नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो उनकी हैबिटेट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं, वो उनकी हैबिटेट है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहते हैं, उनकी हैबिटेट डिफरेंट है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हैबिटेट के लिहाज से उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं जनरली हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, और एक हमारे पास क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यानी कि ये 3 मेन मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। 3 मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों को बेटे आप अंडरलाइन करें, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हैं ये मेन मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ठीक है।
ये वेस्ट जो हैं ये एक्सक्रीटेड होते हैं एज वाटर सल्यूट, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज करते हैं बॉडी से, ठीक है। और जो मेन यहाँ पे हमने नाइट्रोजीनियस वेस्ट पढ़े, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अभी हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ रहा है, जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला बेटे क्या है, NH3। आपने याद रखना है अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। इट इज प्रोड्यूस, ये कब प्रोड्यूस होता है, जब अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिमूव होता है। यानी कि देखो आपने फर्स्ट ईयर में बेटे फार्मूला पढ़ा था, हमने वहां पे फर्स्ट ईयर में बेटे प्रोटीन्स पढ़े थे। आपको अगर याद हो तो प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक उसके कौन से हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, रिकॉल कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड क्या आते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और हमने वहां पे अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखा था। अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 बेटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमोनिया कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब अमाइनो ग्रुप बेटे अमाइनो एसिड से निकल जाता है, उससे रिमूव हो जाता है। यानी कि मैंने भी बता दिया ना कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती थी ना, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता था और एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप आता था। तो अमोनिया कब प्रोड्यूस होता है, जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है और न्यूक्लिक एसिड जो है यानी कि न्यूक्लिक एसिड से और अमाइनो ग्रुप से, जब अमाइनो एसिड से जब अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। और जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो गया, NH2 जब हाइड्रोजन के साथ बेटे कंबाइन हो जाएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा NH2 प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, NH3। तो इस तरह से अमोनिया जो है वो फॉर्म हो जाता है। और अमोनिया कहाँ बनता है, ये बनता है हमारे लिवर में। समझ आ गई अब अमोनिया कैसे बन रहा है, जब जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप डिटैच हो जाता है, वहां से एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। अमाइनो ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, NH2। यानी कि अमाइनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया और ये कंबाइन हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो इसने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। और ये कहाँ बना, ये बना इन लिवर। अमोनिया जो है डेट इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए फौरन से पहले इसकी एक्रीशन होनी होती है। ये बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जो है बॉडी से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को तकरीबन 500 ml ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होते हैं, ताकि 500 ml वाटर में जब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया बेटे डिजोल्व होता है तो वो समवट जो है नॉन टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाता है। यानी कि जो उसका पॉइजनस लेवल है, जो उसका जहरीलापन है, वो काफी हद तक जो है वो रिमूव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेंटी ऑफ वाटर जो है बेटे, बहुत ज्यादा पानी जो है वो रिक्वायर्ड है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अमोनिया जो है ये उन ऑर्गेनिजम्स का यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा जो कि पानी में रहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल जो हैं बेटे, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज अमोनिया। और वो अमोनिया को भी डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं इनटू द वाटर। और वो एनिमल जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अमोनोटैलिक, ठीक है। अमोनिया से ही निकला है अमोनोटैलिक, इसको अंडरलाइन करें। क्लियर हो गया, समझ आ गया इसकी, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। दूसरा मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे पास कौन सा आएगा, दैट इज यूरिया। क्या है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, CONH2। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है बेटे, वो एक बिग चैलेंज फेस करते हैं कंजर्विंग वाटर, क्योंकि पानी में तो रहते नहीं हैं, वो तो लैंड पे रह रहे हैं। तो उनको वाटर कंजर्व करने का एक बहुत बड़ा जो है वो एक उनको
बेटे एक डेंजर होता है कि उन्होंने वाटर को कंजर्व रखना है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकें, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं ये क्या करेंगे, ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में। यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना कि अमोनिया जो है वो कहाँ, अमोनिया जो है जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या, जो अमाइनो ग्रुप है यानी कि NH2 जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता था तो क्या बनाता था, हमारे पास अमोनिया बनता था। और ये कहाँ बनता था, ये लिवर में बनता था, ठीक है। लेकिन जब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करेंगे तो वहां पे यही अमोनिया जो है, जो लिवर के अंदर था ना, यही अमोनिया जो लिवर के अंदर प्रेजेंट था, लिवर ही के अंदर ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये यूरिया जो है ये किडनीज के थ्रू जो है फिर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। यूरिया जो है ये भी टॉक्सिक है, लेकिन ये अमोनिया से कम टॉक्सिक है, अमोनिया से कम पॉइजनस है, अमोनिया से कम जहरीला है। 1 ग्राम यूरिया को तकरीबन 50 ml वाटर जो है वो चाहिए होता है ताकि उसका जो टॉक्सिक लेवल है उसको रिमूव किया जाए, टॉक्सिक लेवल को नॉन टॉक्सिक लेवल में चेंज किया जा सके। और वो एनिमल जो कि यूरिया को एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, डैट आर नोन एज यूरियोटैलिक, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। सिंपल फिनोमेना था, अमाइनो ग्रुप में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या चीज बन गई, अमोनिया बन गया, ठीक है। NH2 में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया जो है वो लिवर के अंदर कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिया में, ठीक है। यूरिया भी पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, लेकिन इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। और यूरिया जो है इसको मतलब डाइल्यूट, ये कितना वाटर इसको रिक्वायर होता है डाइल्यूट होने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 50 ml, ठीक है। जबकि अमोनिया को कितना ज्यादा चाहिए था, 500 ml, ठीक है। क्योंकि ये यूरिया जो है ये किसका नाइट्रोजीनियस वेट है, ये टेरेस्ट्रियल का है, जो ऑलरेडी वाटर को कंजर्व करने का चैलेंज जो है उससे उसको फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, और 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बेटे 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो उसकी टॉक्सिसिटी को जो है वो कन्वर्ट कर सके इनटू नॉन टॉक्सिक लेवल, ठीक है। और वो एनिमल जो कि यूरिया को एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे होते हैं, डेट आर नोन एज यूरियोटैलिक। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। फिर हमारे पास आता है थर्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, डेट इज नोन एज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C5H4N4O3, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं तीनों के फॉर्मूलाज। कुछ एनिमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमने पढ़ लिए, फ्रेश एनिमल्स हमने पढ़ लिए, अब कुछ और एनिमल्स आ रहे हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और इसके अलावा जो मतलब हमारे पास डेजर्ट एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स, और ज़्यादातर रेप्टाइल्स, वो सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं डेट इज नोन एज यूरिक एसिड, यानी कि वो यूरिक एसिड को एज ए वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये अफोर्ड नहीं करते कि ये जो है यूरिया को बॉडी से रिलीज कर सकें या अमोनिया को रिलीज कर सकें, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि ये पहले क्या करेंगे कि अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटे, यूरिक एसिड में, बाय यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यूरिक एसिड जो है इट इज इवन लेस टॉक्सिक देन यूरिया, यानी कि ये अमोनिया से तो कम है, ये यूरिया से भी जो है वो लेस टॉक्सिक है, और ये लेस सॉल्युबल है इन वाटर, और ये किस फॉर्म में रिलीज होता है बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बेटे 1 ml ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर इस एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी से रिलीज होने के लिए। और वो एनिमल जो कि यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिसोटैलिक्स कहते हैं, या यूरिकोटैलिक्स भी आप लोग कह सकते हो, इसको अंडरलाइन करो। यानी कि यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट एज यूरिक एसिड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, इंसेक्ट्स हैं,
डेजर्ट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम वाटर कंजर्वेशन चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत कम पानी जो है वो डेजर्ट एनिमल्स आपको पता है कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है, उनकी इन्वायरमेंट ऐसी होती है, ठीक है। तो ये यूरिया को एक्सक्रीट नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी बॉडी पहले क्या करेगी, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू यूरिया, लेस सॉल्युबल होता है इन वाटर, और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत कम पानी की जो है वो मिकदार चाहिए होती है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को 1 ml ऑफ वाटर जो है फॉर इस एक्सक्रीशन जो है वो चाहिए होता है। और वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो कि यूरिक एसिड को एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज करते हैं, दैट आर नोन एज यूरिकोटैलिक्स, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो 3 तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट बेटे हमने पढ़ लिए। एक हमने क्या पढ़ लिया, अमोनिया, एक हमने क्या पढ़ा, यूरिया, और एक हमने क्या पढ़ लिया, यूरिक एसिड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोरेगुलेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 13.3 थर्मोरेगुलेशन। Thermoregulation is the homeostatic process by which organisms maintain their internal body temperature within a tolerable range regardless of the temperature of the external environment. Thermoregulation is very important for animals. We know that enzymes have an optimal temperature at which they function most efficiently. If temperature falls below the optimal, enzyme substrate collision decrease and metabolic rate drop. If temperature rises well above the optimal enzyme began to denature and lost their function permanently. Similarly, the lipid bilayer of cell membrane is temperature sensitive. At high temperatures, cell membrane can lose their selective permeability. Low temperatures can make membranes rigid and brittle. हम पढ़े हैं थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन बेटे एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं, टॉलरेबल रेंज में रखते हैं, रिगार्डलेस के मतलब बाहर का टेम्परेचर किस तरह का है। लेकिन उन्होंने क्या करना है, बाहर का टेम्परेचर जैसा मर्जी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन क्या करेंगे, वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है बेटे उसको बैलेंस रखेंगे, टॉलरेबल रेंज में जो है वो उसको रखेंगे। थर्मोरेगुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आपको पता है कि हर जितने भी एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर बेटे, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल टेम्परेचर। यानी कि ऑप्टिमल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी बॉडी का फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है बेटे वो उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से लो हो जाए तो जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, एंजाइम सेपरेट कम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनता, ठीक है। उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह अगर हम कोई भी एंजाइम देख रहे हैं, और आपको मैंने कहा है कि हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और अगर वो टेम्परेचर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से बेटे राइज कर जाए, ज़्यादा हो जाए, देन वो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और परमानेंटली उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बेटे एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल टेम्परेचर। इससे कम होगा तो भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और अगर टेम्परेचर इससे ऑप्टिमल टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाता है तब भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है डेट इज लिपिड बायलेयर, ठीक है। लिपिड बायलेयर जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है डेट इज आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। जब टेम्परेचर हाई होता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है उसको लूज कर देती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यानी कि जो उसके अंदर इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इन शॉर्ट सेल मेम्ब्रेन को भी अपनी हालत को बेटे सही कंडीशन में रखने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उससे ज़्यादा भी उसके लिए ठीक नहीं है और उससे कम भी होगा तो सेल मेम्ब्रेन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 13.3.1 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स की बेस पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, वन बाय वन सारी की सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 13.3.1 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स की बेसिस पे नंबर 1 इज एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स Ectotherms are animals that gain most of their body heat from external sources. Their internal temperature generally fluctuates with the temperature of their surrounding. Most invertebrates are ectotherms. Among the vertebrate, fishes, amphibians, and reptiles are ectotherm. In ectotherm, metabolism rate is very low. They cannot produce enough heat to raise and maintain their body temperature, so they rely on the heat from the environment. Ectotherms use behavioral thermoregulation. If they are too cold, they bask in the sun radiation or sit on a warm rock conduction. If they are too hot, they seek shade and burrow into the cool earth. In very cold climate, they become dormant during the coldest month. Number 2 is endotherm. Endotherms generate the majority of their body heat through internal metabolism. They maintain a relatively constant body temperature, often higher than the environment. Birds and mammals are endotherm. When it gets cold, they may shiver, muscle contraction, or burn brown adipose tissue for heat. Most endotherms have insulation to retain heat, such as hair, feather, or fats. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे डैट इज थर्मोरेगुलेशन। एक सेकेंड बेटे आगे। मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे डैट इज टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, ठीक है। हीट सोर्स की बेसिस पे हम एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डिवीजन कितनी हमने क्लासेस में की वो सारी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। दो मेन यहाँ पे एनिमल्स की टाइप्स हैं, एक हैं एक्टोथर्म्स और एक हैं हमारे पास एंडोथर्म्स। पहले हम बात करेंगे एक्टोथर्म्स की। एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा जो हीट है उसको गेन करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वहाँ से वो अपनी बॉडी के लिए हीट को गेन करेंगे, लेंगे, और उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को बेटे मतलब स्टोर कर सकें, उसको फ्लक्चुएट कर सकें, ठीक है। वो इंटरनल टेम्परेचर को बेसिकली क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है। अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपने इंटरनल टेम्परेचर को वो फ्लक्चुएट करते हैं। एक्टोथर्म की कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट जो हैं दे आर एक्टोथर्म्स। कॉमन एग्जाम्पल इसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, फिशेस आ जाएंगी, एम्फीबियंस यानी कि जो फ्रॉग हैं, रेप्टाइल्स में हमारे पास लिजर्ड आती है, स्नेक्स आते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं दे आर एक्टोथर्म, जिनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। अगर आपको याद है ना, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने इनका जिक्र किया था, दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड ज़्यादातर जो हैं दे आर एक्टोथर्म। कोल्ड ब्लडेड को आप लोग एक्टोथर्म भी कहते हो। तो कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या होगी, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, दे आर एक्टोथर्म। एक्टोथर्म जो है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इस तरह के एनिमल्स के अंदर बेटे जो मेटाबॉलिक रेट है, जो इनका मेटाबॉलिज्म का रेट है बेटे वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
रेस करने के लिए ये हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ये जो इन्वायरमेंट की हीट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्टोथर्म जो है इनका जो बिहेवियर है, जो ये थर्मो रेगुलेशन का बिहेवियर जो है उसको अपनाते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड सीज़न होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये क्या करते हैं, या तो ये सन के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, या ये किसी गर्म पत्थर के ऊपर बैठ सकते हैं। गर्म पत्थर के ऊपर बैठेंगे, इसका मतलब है कि वो जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कौन सा होगा, कंडक्शन होगा। जब वो सन में बास करेंगे, सन की हीट लेंगे, तो हम वो कौन सा प्रोसेस होगा, डेट इज रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन के जरिए जो है वो हीट उनकी बॉडी में ट्रांसफर होगी। और यानी कि ये दो तरीके कब होते हैं रेडिएशन और कंडक्शन का, जब इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स क्या करते हैं कि ये या तो शेडी एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा छाँव होगी, ठंड होगी, वहाँ पे नज़र आएंगे, या फिर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये बेटे ज़मीन के अंदर बड़े बड़े सुराख खोद लेते हैं, ठीक है, बरोज खोद लेते हैं और ज़मीन की बिल्कुल तह में चले जाते हैं। यानी कि कूल ज़मीन अंदर से जो है वो ठंडी होती है, तो ये ठंडे एरियाज में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब मतलब एक तो था नॉर्मल ठंड, जब हमने पढ़ा था कि टू कोल्ड, एक है जो बहुत क्लाइमेट एरियाज होते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डोरमेंट हो जाते हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा स्वेयर कोल्ड डेज आते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं, तो बेटे ये डोरमेंट स्टेट में चल जाते हैं। डोरमेंट स्टेट का मतलब होता है कि ये सो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नोट किया होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपको कभी भी लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक्स कभी भी आपने नहीं देखे होंगे। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यानी कि कॉकरोच, इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो आपको नज़र नहीं आती। ये सब ऑर्गेनिज्म, ये तमाम के तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये आपको ज़्यादातर हॉट डेज में जो है वो हॉट वेदर में देखने को मिलते हैं। तो बेटे हमने एक्टोथर्म्स के बारे में डिटेल से यहाँ पे स्टडी किया। दोबारा से मेन पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर एक्टोथर्म्स। मैं आपको एक्टोथर्म्स की ज़्यादा इजी डेफिनेशन जो है वो राइट करवा देती हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। Ectotherms are organisms that rely primarily on their external environment to regulate their body temperature. ये ज़्यादा easy definition है as compared to your book, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिख लो इसको। Ectotherms are organisms that rely primarily on their external environment to regulate their body temperature, ठीक है, जो कि अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रिलाई करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। कोशिश ये भी आप डेफिनेशन लिख दें, ज़्यादा अच्छी है, बल्कि आपकी बुक में कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो बेटे ये बेसिकली क्या होते हैं, दे डू नॉट जनरेट सफिशेंट इंटरनल मेटाबॉलिक हीट, ठीक है, जिसकी वजह से इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। और जो इनका टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है इन रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग कंडीशन। ये चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप की, देखो जिस तरह के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक्टोथर्म्स हैं, तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस लेके आते हैं जिसकी वजह से ये सरवाइव कर सकते हैं। हमने कौन कौन सी यहाँ पे अडेप्टेशंस पढ़ी, हमने पढ़ा कि दे बास्क इन सन, ठीक है, यानी कि दे ले इन द सन और वार्म रॉक्स टू एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट और वार्म अप, यानी कि दो मेन यहाँ पे फंक्शन थे, एक रेडिएशन और एक कंडक्शन। यानी कि बेटे ये या तो सूरज में लेट जाते थे, सूरज के नीचे, या फिर गर्म पत्थरों के ऊपर, ताकि ये रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर सके और अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकें। दूसरी मेन इनकी अडेप्टेशन हमने क्या पढ़ी थी कि दे सीक शेड। जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हॉट होती है तो ये क्या करते थे, ये शेड को ढूंढते थे, शेडी एरियाज में रहते थे, ठीक है। दे हाइड इन बरोज, ये बड़े बड़े जो है ना बरोज खोदते थे, उनके अंदर अपने आप को छुपा लेते थे, और ताकि ये जो है ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे अडेप्टेशन होती है, आपकी बुक में नहीं दी गई, कि दे एडजस्ट देयर बॉडीज आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि ये अपनी बॉडी का जो पॉस्चर होता है ना उसको भी चेंज कर लेते हैं
ताकि ये जो इनकी एक्सपोजर है वो सनलाइट की तरफ जो है वो हो सके। इज दैट क्लियर? अगर बचना है उसे देन इनकी बॉडी का पॉस्चर कैसा होना चाहिए, और अगर इन्होंने सनलाइट लेनी है तो इनकी बॉडी का पॉस्चर जो है वो किस तरह से होना चाहिए, यानी कि ये अपनी बॉडीज को उस तरह से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्टोथर्म्स की जो है वो एग्जांपल्स भी की। एग्जांपल्स में मैंने आपको रेप्टाइल्स बताए, रेप्टाइल्स में हमारे पास लिजर्ड्स आ जाती हैं, स्नेक आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं और क्रोकोडाइल आ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल हमने इनकी क्या पढ़ी थी, एम्फीबियंस पढ़े थे। एम्फीबियंस में बेटे आपको पता है, आप लोग फैमिलियर हो, हमारे पास क्या आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, सैलामेंडर आती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाती हैं, फिशेज आती हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो क्रैब्स हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और इनको कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एक्टोथर्म जो एनिमल्स हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर यू इन्फॉर्मेशन, एक्टोथर्म जो है दे रिक्वायर सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी एंड फूड टू सर्वाइव एज कंपेयर टू एंडोथर्म। ठीक है, ये तो आप सब लोग फैमिलियर हो। ठीक है, और तो दैट्स वाई दे डू नॉट वेस्ट कैलोरीज जनरेटिंग इंटरनल हीट। ठीक है, ये मेन यहाँ पे जो है वजह है जिसकी वजह से ये एक्टोथर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टोथर्म्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंडोथर्म्स की नो डाउट मैंने रीडिंग की थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, आज काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया, तो एंडोथर्म्स को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी आपको। कमिंग लेक्चर में इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ा था ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ी, मैं स्किप करके इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। पेज नंबर 6 पे बेटे, पेज नंबर 6 पे आओ आप लोग। यहाँ पे दी हुई एक इन्फॉर्मेशन, एक बॉक्स है उसमें, वो भी हम पढ़ लेते हैं। Humans also excrete a small amount of uric acid in urine. Uric acid is a byproduct of the breakdown of purines found in many food, particularly meat and some type of vegetables. Uric acid is produced in the liver. In healthy individual, most of the uric acid produced is excreted in the urine. But when there is an excess of uric acid in the blood, it can lead to the formation of uric acid crystal in joints and tissues, causing painful conditions such as gout. ह्यूमन बींग्स बेटे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि यूरिन के अंदर कुछ परसेंटेज स्मॉल अमाउंट जो है वो यूरिक एसिड की भी प्रेजेंट होती है। यूरिक एसिड जो है वो बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है बेटे? जब प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये किस तरह की फूड्स में पाया जाता है? स्पेशली मीट्स में, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसके अंदर जो है ये फाउंड होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो मतलब जो है वो पाया जाता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है, और यूरिक एसिड जो है ये लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है जब इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर वो भी बहुत सारी परसेंटेजेस जो हैं डिफरेंट सब्सटेंस की शामिल है, उसके साथ ही यूरिक एसिड भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ब्लड के अंदर भी यूरिक एसिड की परसेंटेज शामिल हो जाती है, बल्कि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड बेटे शामिल हो जाती है। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में शामिल हो जाए तो ये क्या करता है कि ये हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं डिफरेंट, उनके अंदर, इसके अलावा हमारी जो टिश्यूज़ है ना उनके अंदर भी जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ नोन एज गोट। गोट एक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है। किस चीज़ की बेटे? बोन्स की, जॉइंट्स की, यानी कि जॉइंट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। तो यूरिक एसिड जो है बेसिकली इसकी थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो यूरिन में शामिल होती है, लेकिन कभी कभार अगर हमारी बॉडी में ड्यू टू सम डिसऑर्डर, किसी भी मेल फंक्शनिंग की वजह से अगर यूरिक एसिड की परसेंटेज बेटे ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड में शामिल हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। और ये क्रिस्टल कहाँ बनते हैं? जॉइंट्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, जो कि एक डिजीज़ काज करते हैं। वो ये सारा कुछ इस
बेटे बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। आज के सारे टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। एक्टोथर्म्स तक हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एंडोथर्म्स पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।